चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली का भी के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है।
बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली का भी बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। बिजली का भी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे, झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली का भी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कवि चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चीलती से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चीलती गुलाब जामुन बांट रही है। क्या
चील गुलाब जामुन बांट रही है, लेकिन किस खुशी में। बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चीलती से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का बाबी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी, कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है, फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी, बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है, बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है, अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो।
क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे, और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थीं। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की। ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है। मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के। अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। पता है, मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है, और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया। अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो। लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो। हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं, और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है। अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है।
अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है। वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कौवों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो? बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है, क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूँ तो आपके साथ, हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कौवे वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। यार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा।
फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। ये क्या तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चलें। वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफे, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म ना होते। लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। बादल जी, आज मैंने आपके लिए मीठी मीठी गाजर की खीर बनाई है। क्या सच में बिजली, मीठी मीठी गाजर की खीर? आज तो तुमने मेरा सच में दिल बहुत खुश कर दिया। कहाँ है मीठी गाजर की खीर? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर बिजली कौवी रसोई से मीठी गाजर की खीर लाकर बादल कौवे को दे देती है। बादल कौवा तो जल्दी से वो खीर खा लेता है। बिजली, वाह, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। बाबा, पता है मैंने उड़ना सीख लिया है, इसी खुशी में मम्मा ने आज खीर बनाई है। जुगनू, तुमने उड़ना सीख लिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कौवी अपने घर में आती है और खीर उठाती है। अरे बिजली, तुम ये मीठी खीर कहाँ लेकर जा रही हो? बादल जी, बाहर एक बूढ़ी माँ जी आई हैं, वो बहुत भूखी हैं, उन्हीं को देने के लिए लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे ये खीर देने की। रुको, मैं जाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, जब देखो मांगने आ जाते हैं। बेचारी बूढ़ी कौवी कौवे की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अरे बादल जी, ये क्या किया आपने? इस तरह पक्षियों का दिल नहीं तोड़ते। मुझे ये गरीब पक्षी जरा भी नहीं पसंद, मैं इन्हें पानी ना दूं और तुम इन्हें खीर दे रही हो। एक दिन बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा पानी पी रहा था। तभी छोटा कीकी वहाँ आता है। कौवे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, आपके पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जाओ जाओ जाओ, जाकर नदी से पानी पियो। अंकल, गर्मी बहुत है, इसलिए नदी का पानी भी बहुत गर्म है, आप मुझे ये अपना ठंडा वाला पानी दे दे। बच्चे, मैं ये पानी फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवे को गुस्सा आता है और वो पानी नीचे फेंक देता है। बेचारा प्यासा कीकी ये सब देखता ही रह जाता है।
आप बहुत गंदे अंकल हो। आपने मेरे सामने पानी सारा नीचे फेंक दिया। देखना अंकल, जब आप प्यासे होगे तो आपको मालूम होगा कि पानी क्या चीज है। बेचारा किकी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिजली, मैं दूसरे जंगल काम के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा कल शाम तक। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर उड़ते उड़ते बादल कव्वा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वो जंगल तो पूरे का पूरा सूखा पड़ा था। उस जंगल में तो इतनी गर्मी थी कि कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते बादल कव्वा थक जाता है और वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। ओह, बहुत बहुत गर्मी है इस जंगल में, और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी हुई है। पानी की खोज में बादल कव्वा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। हाय रे, लगता है इस जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? तभी बादल कव्वे को सामने एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। चलो कव्वे, निकलो यहाँ से, पहले ही जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मेरे पास भी यही थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर बादल कव्वा वहाँ से निकलता है और किसी और पक्षी के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझ पर थोड़ा दया करो और मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। बुरा ना माना कव्वे, अगर पानी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ कव्वे यहाँ से, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बादल कव्वा पक्षियों के घरों में पानी मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पानी नहीं देता। आखिर उसे गुफा के पास एक कुआं दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। उस कुएं के पास एक चील बैठी हुई थी। चील चाची, बहुत प्यासा हूँ, मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दो। एक तो न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे पास पानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्यों झूठ बोल रही हो चील चाची? आपके कुएं में तो ढेर सारा पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे वे काले कव्वे, ये पानी मेरे लिए है, मैंने तुम जैसे पक्षियों के लिए नहीं रखा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसे बादल कव्वा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। गर्मी बहुत थी, अब तो बादल कव्वे की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्यास के कारण बादल कव्वे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है। उस दिन मैंने उस मासूम बच्चे को पानी नहीं दिया था ना, इसलिए आज मुझे भी कोई पानी नहीं दे रहा। आज जब मुझे भी पानी नहीं मिल रहा तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अपनी गलती पर बादल कव्वा बहुत शर्मिंदा था। प्यास के कारण कव्वे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और उसी समय जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का पानी पड़ते ही बादल कव्वा फौरन अपनी चोंच खोलता है और वो पानी के चंद कतरे पीकर अपनी प्यास बुझाता है।